आज कैफी आजमी साहब की याद में आज ये कार्यक्रम था। एक दिवसीय सेमिनार और मुशायरा भी है शाम में। तो हम लोगों ने आज याद किया उनको, उनके कंट्रीब्यूशन, एक राइटर की हैसियत से, एक पोइट की हैसियत से, एक फ्रीडम फाइटर की हैसियत से, और एक इंसान जिन्होंने इंसानियत के लिए पूरी ज़िंदगी अपनी सर्व कर दी। तो उनको याद किया गया। और एक ऐसी जगह पर, एक रिमोट इलाके में, आप देख लीजिए कि इतना खूबसूरत लाइब्रेरी है यहाँ। और ये तकरीबन 90 साल से ये लाइब्रेरी यहाँ चल रही है और इसमें इस तरह का तकरीब हुआ और एक मूर्ति भी लगाई गई उनके याद में ऊपर। इसका उद्घाटन भी हुआ आज। तो मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ जो लोग भी इस कार्यक्रम को किया या यहाँ लाइब्रेरी चला रहे हैं लोग। और एक बहुत अच्छा दिन गुजरा यहाँ, बहुत कुछ सुनने को मिला, समझने को मिला उनकी ज़िंदगी पर, उनके ख़ानदान में, चाहे वो शबाना आज़मी हो, चाहे उनके दामाद जावेद अख्तर हो, सब के बारे में यहाँ विस्तार से बात हुई। सबकी नॉलेज बढ़ी। सेमिनार और सिम्पोजियम में तो यही फ़ायदा होता है कि हम सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो नहीं जानते हैं वो जानने का मौका मिलता है। आप जानते ही हैं, कैफी आज़मी एक ज़मींदार ख़ानदान से आते थे और 11 साल से उन्होंने अपनी 11 साल की उम्र से शायरी शुरू की और धीरे 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 वो एक कामयाब तरीन शायर हुए जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। फिर ये जो तरक्की पसंद शोरा कराम थे और लिखने वाले लोग थे, उस दौर में, आज़ादी से पहले भी, उसके बाद भी, उसके बिल्कुल समझिए कि एक्टिव मेंबर में थे। तो उस हैसियत से भी उनका कंट्रीब्यूशन है। और कम्युनिस्ट पार्टी के एक रुकन की हैसियत से भी, एक मेंबर की हैसियत से भी उनका कंट्रीब्यूशन है। और बड़ी अच्छी शायरी की उन्होंने, और जो फिल्म के अंदर भी उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आज के दिन उनको हम लोगों ने याद किया। और मैंने कहा, अपने तकरीर में कहा कि इंसान गुजर जाता है दुनिया में, एक ख़ास वक्त के लिए आता है, फिर उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। लेकिन लोग वही याद किए जाते हैं जिनका समाज के लिए कंट्रीब्यूशन होता है, जो ज़िंदगी में कुछ करके जाते हैं, चाहे वो इल्मी मैदान में हो, चाहे वो फनकार की हैसियत से हो, चाहे वो काश्तकार अच्छे हों, चाहे वो फनकार अच्छे हों, चाहे वो फिल्म बनाते हों, चाहे वो इंडस्ट्री चलाते हों, चाहे वो बड़े लीडर हों और एज ए लीडर की हैसियत से उनका कंट्रीब्यूशन हो। तो ये सब चीज़ें हैं। और जिसके और नहीं तो जो कंट्रीब्यूट नहीं करता समाज को, सोसाइटी को, उसको लोग भूल जाते हैं। तो इससे हम लोगों को सीखने का मौका भी मिलता है कि गरीबी, मुफलिसी आपको बड़ा आदमी बनने में नहीं रोक सकती है। आपका अहद होना चाहिए, आपको मेहनत करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। सर, एक जो सबसे बड़ी चीज़, गंगा के किनारे बसे इस गोदरगांव गाँव में, और जिस तरीके से पूरे भारत में नफरत की राजनीति चल रही है, यहाँ गंगा जमुना तहजीब की एक बड़ी मिसाल पेश की गई है और आप यहाँ मौजूद थे। और कैफी आज़मी के इस पुण्यतिथि पर ये जो संदेश, देखो, हिंदुस्तान वैसा नहीं है जैसा बीजेपी या फिरका परस्त जमात देश में बताना चाहती है। यहाँ के आम लोग मिलजुल के रहना चाहते हैं। अब ये सियासत वोट के लिए, जिसमें कौमें लड़ें, मुल्क का नुकसान हो, ये कोई अच्छी सोच नहीं है। मैं तो यही समझता हूँ कि अभी थोड़े दिनों पहले बिहार शरीफ में और सासाराम में कुछ वाक़े हुए, हो सकता है उसमें इंसानी जान भी गई हो और प्रॉपर्टी भी जली हो, लेकिन जान गया वो भी देश का, माल गया
प्रॉपर्टी जली, बस जला, दुकान जली, मकान जला किसी का। ये मुल्क की प्रॉपर्टी, ये मुल्क का एसेट है। और अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे तो आज देख लो मणिपुर में क्या हो रहा है। किसकी प्रॉपर्टी जल रही है? मुल्क की प्रॉपर्टी जल रही है, मुल्क जल रहा है। ये किसी इंडिविजुअल या किसी जात बिरादरी का की दौलत नहीं है, ये मुल्क का एसेट है। लेकिन यह जल के राख हो रहा है। जहाँ आप आए हैं, इसने ये साबित कर दिया यहाँ की नफरत की कोई जगह इस हिंदुस्तान में नहीं है। यहाँ से ऐसा संदेश दिया जा रहा है। ये पूरे देश के अंदर है ऐसा ही माहौल। आपने अभी चुनाव देखा कर्नाटका का, वहाँ की आवाम कुछ चाहती है, इनके स्लोगन कुछ और हैं। वहाँ कहा जा रहा है कि बजरंग दल पर रोक लगाया जाए, वो समाज में नफरत पैदा करते हैं। और वो कहते हैं बजरंग बली। अब बताइए कहाँ का मामला कहाँ पहुंचा। तो देखो ये लंबे अरसे तक चलता नहीं है। जब पढ़े लिखे लोग हैं इस मुल्क के अंदर, सोचने वाले मुल्क के अंदर लोग हैं, तो इस मुल्क का किसान, मजदूर, यहाँ के सारे फील्ड में जो लोग हैं, चाहे वो इल्म की दुनिया में हो, चाहे वो सियासत की दुनिया में हो, सब समझते हैं कि ये चलने वाला नहीं है। क्या कहेंगे, सियासत से जुड़े हुए हैं नीतीश कुमार की पक्षी एकता को एकजुट करने के लिए चलने तो कितनी कामयाबी है? पूरा कामयाब होंगे। देखो बिहार उस रास्ते पे निकल चुका है जहां पहली मर्तबा कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बन के सामने आया। वो खुद कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूँ, लेकिन हमारी पार्टी, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ ऑल इंडिया, उस हैसियत से और एक जनता दल यू के वर्कर की हैसियत से और बिहारी होने के हैसियत से ये पहला मौका है कि अपने यहाँ से निकला हुआ आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो हर बिहारी को आगे आना पड़ेगा और आगे आकर के इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करना होगा। और देखो नीतीश कुमार की पर्सनालिटी ऐसी है जिसको बिहारी नहीं पूरे देश के लोग प्यार करेंगे। पढ़े लिखे हैं, साथ ही वो जानते हैं डेवलपमेंट कैसे होता है, वो जानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलाया जाता है। तो ये मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि कोई मुझे नहीं लग रहा है कि वो रुकेगा मामला। और इस दफ़ा जो अगला प्रधानमंत्री बनेगा वो नीतीश कुमार ही बनेगा। वो प्रधानमंत्री बनेंगे, बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी कुमार बनेगा, तेजस्वी यादव बनेगा। तो इसमें कहाँ कोई संदेह है। हम लोग एक वोट के जरिए दो पदों का सिलेक्शन करेंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री बनाएंगे, दूसरी तरफ एक युवा चेहरे को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। इस हिसाब से भाजपा कह रही है कि हम 40 की 40 सीटें 2025 में विधानसभा चुनाव में जीत के मुख्यमंत्री भाजपा चेहरे को सम्राट चौधरी जी को बनाएंगे मुख्यमंत्री। इस पे जेडीयू आप पूर्व केंद्र मंत्री भी रह चुके हैं, क्या बयान है सर? देखिए ऐसा है कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत कमज़ोर पार्टी है और ये जो महागठबंधन बना है जिसमें 7 पार्टियां हैं, जिसके अंदर आरजेडी, जनता दल यू, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी सभी हम, तो इस गठबंधन के बाद उनके पास कोई चांस नहीं है कि मुख्यमंत्री बनने का सोच सके। यहाँ तो 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा आने वाली है।